हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 88 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 89 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अब तक मिला सबसे बड़ा हीरा 2003 में इसी माइन में पाया गया था, जिसका वजन 104.73 कैरेट था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो ये कथन गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर नहीं, यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो कि 1951 से 56 ईस्वी के बीच तक था। दूसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो दोस्तों, दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है। तो दोस्तों, दृश्य मदों के आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार संतुलन। दोस्तों, व्यापार संतुलन होता क्या है? तो किसी भी देश के आयात और निर्यात के बीच में मौद्रिक अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून के बीच चलता है, लेकिन कार्य ये करता है अप्रैल से मार्च के बीच में। तो अगर कार्य पूछता तो अप्रैल से मार्च ठीक होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि लेखा वर्ष क्या है, तो वो जुलाई से जून के बीच में चलता है। अब बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है और ना ही दो कथन सही है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है दोस्तों? थोक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं के औसत मूल्य स्तर को इसमें मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यह 1974 ईस्वी में पारित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1974 ईस्वी। दोस्तों, जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे 1974 ईस्वी में अधिनियम के तौर पर पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो दोस्तों, करेवा मिट्टी हिमानी निक्षेपण के द्वारा बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, तलछटों जैसे कि रेत हो गया, गाद मिट्टी, सेल, लिग्नाइट, इन सभी के तलछट से जो निक्षेपण होता है उससे बनती है करेवा मिट्टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, अरोरा बोरियोलिस तथा अरोरा ऑस्ट्रियोलिस की घटना किस स्तर से संबंधित है? तो यह दोस्तों आयन मंडल से संबंधित है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर पूछे आपसे कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या है, तो दोस्तों यह एक सौर गतिविधि है जो कि सूर्य से निकलने वाले विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस से टकराते हैं, जिससे अरोरा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह घटना आयन मंडल में घटती है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? तो दोस्तों गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल के बीच में यह घटना घटी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो दोस्तों भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% भारत में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3%। दोस्तों जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में टोटल मैंग्रोव वन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह 4975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बड़े शिकारों की भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों जंतु विश्व भर के लोगों के द्वारा फंसाए जाते हैं या फिर मारे जाते हैं या शिकार किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादित होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम 33% वनाच्छादित होना चाहिए, जो कि कुल भूमि का 1/3 भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त विकल्प में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में MG रनाडे, GV जोशी और SH चिपलुकर के द्वारा किया गया था। दूसरा है सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। तो ये दोनों तो सही है। तीसरा है तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो ये भी सही सुमेलित है। चौथा है वेल्लूर मठ, जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। तो ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ 1885 दिया हुआ है, तो ये गलत है। और इसमें पूछ रहा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो दोस्तों जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा एवं अर्धमगधी लिपि में संकलन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी एवं सलाहकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा कनिष्क। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों मिताक्षरा यह हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। दोस्तों यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, जो कि जन्म से उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है फिरदौसी सिलसिला, जिसके संस्थापक थे शेख बहरुद्दीन, जो कि सही है। दूसरा है सनक संप्रदाय, जिसके संस्थापक निम्बकाचार्य जी हैं, ये भी सही है। तीसरा है बाउल संप्रदाय, जिसके संस्थापक लालन सेन जी हैं, ना कि दादू दयाल, तो ये गलत हो गया। चौथा है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं माधवाचार्य जी, तो ये भी सही सुमेलित है। गलत कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर सी गलत है,
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तहकीकात कमेटी, जिसमें टोटल 31 सदस्य थे, 31 में से 21 जो है वो लोकसभा से थे और 20 जो है वो राज्यसभा से थे। ठीक है, टोटल तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किनके द्वारा की जा रही थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है कलिंजर युद्ध जो कि 1545 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पुरंदर का युद्ध जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था, सही है। तीसरा है सकरखेरा का युद्ध जो कि 1724 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। चौथा है पोर्टो नोवा का युद्ध जो कि 1781 ईस्वी में हुआ था, ना कि 85 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। दोस्तों पोर्टो नोवा का युद्ध जुलाई 1781 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे? तो दोस्तों भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक एम.एन. रॉय थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, तो दोस्तों वो कौन है? तो वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थल यूपी के गाजीपुर में स्थित है। दोस्तों इनका निधन 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को बुखार के कारण हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला C राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, उसको हल करना। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामलों में किसे फांसी नहीं मिली थी? तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दिल्ली षड्यंत्र मामले में फांसी किन किन को मिली थी। तो दोस्तों इस षड्यंत्र में अवध बिहारी लाल, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी मिली थी, जबकि रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी दोस्तों? तो क्योंकि यह गिरफ्तारी से बचकर जापान भाग गए थे और इन्हें पकड़ नहीं पाया था, मतलब ये पकड़े नहीं गए थे, जिसकी वजह से इनको फांसी नहीं दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन है? तो दोस्तों कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल वंश है। चोल वंश के समय में लोकतांत्रिक पद्धति का प्रमाण मिलता है, जो कि एक कुशल ग्रामीण प्रशासन को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था? तो दोस्तों फैजाबाद का नेतृत्व अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदुल्ला। वहीं पे रामचंद्र पांडुरंग की बात करें, जिसे तात्या टोपे के नाम से जानते थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति कानपुर से नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल अवध से और खान बहादुर खान बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो दोस्तों यह केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे बेरूवाड़ी संघ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और साथ ही संसद को संशोधन के अधिकार से वंचित कर दिए थे, यानी प्रस्तावना पर कोई भी सांसद कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो ये बेरूवाड़ी संघ में हुआ था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? यानी ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो है धन विधेयक। धन विधेयक जो कि दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में वर्णित है। तो इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है किसी नए राज्य का निर्माण या फिर वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, जो कि आर्टिकल नंबर 3 में है। आर्टिकल नंबर 3 में इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। तीसरा है भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, इसे भी लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल नंबर 246 के तहत किया गया है। वहीं पे है कराधान से संबंधित विधेयक, जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, जिसका चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 274 में किया गया है। इसे भी लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। तो पहला और चौथा कथन ऐसा है जिसे लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल नंबर 38 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 38 में। वहीं अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 35 में संसद को मौलिक अधिकार से संविधान की कुछ महत्वपूर्ण मामले पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 36 की बात करें तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य की परिभाषा की गई है। इसमें जो राज्य का बात किया गया है वो राज्य बिहार, झारखंड ये सब नहीं है। बिहार, झारखंड, यूपी या फिर कोई भी राज्य इस टाइप का नहीं है। ये एक संस्था टाइप, जैसे कि मान लीजिए IIT सेक्टर हो गया या फिर रेलवे हो गया या फिर NTPC हो गया, ये सारा एक अपने आप में राज्य है और इन राज्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 36 में। वहीं पे अनुच्छेद 49 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु के संरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 300 के ए में रखा गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल नंबर 19 के एफ में था, जो कि एक मूल अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के ए में और यह भाग 12 में वर्णित की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर। तो दोस्तों पहले आप ये जानिए कि संचित निधि से जुड़े खर्च जो है वो 2 श्रेणी में बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो संचित निधि का भारित खर्च, वहीं दूसरा संचित निधि से किए गए व्यय। ठीक है, तो जो संचित निधि का भारित खर्च होता है उसे संसद बहस तो कर सकती है, परंतु उस पर मतदान नहीं कर सकती। वहीं पे संचित निधि से किए गए जो व्यय है उस पर संसद के द्वारा मतदान किया जाना जरूरी होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? यहाँ भारित खर्च पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों से सही युग्म है। इसमें कौन सा युग्म सही है? चलिए देखते हैं। एक तरफ हमारे संविधान में जोड़े गए चीज है, मतलब प्रावधान है, दूसरी तरफ देश है। तो वो देखते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, ये भी सही है। तीसरा है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कर रहा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें सरकार अपना समर्थन दिखाने के लिए अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से यह प्रस्ताव पेश कर सकती है, लेकिन अगर यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार ऐसी स्थिति में गिर जाती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो दोस्तों संघ सूची का विषय इसमें से एक ही है, वो है रक्षा। रक्षा जो कि जिस पर केंद्र यानी केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है, तो ये रक्षा जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। बाकी वन और शिक्षा ये दोनों ही समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों शिक्षा जो है यह पहले राज्य सूची में आता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गई? तो यह किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था 1976 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साइंस से है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यह हमारे कुल शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65% होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है, ये दोनों चेन निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो दोस्तों ये दोनों चेन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जब भी वोट डालने जाते हैं तो आपको आपके उंगली पे ना एक काला कलर या फिर ब्लू कलर का स्याही लगा दिया जाता है जो कि मिटती नहीं है। तो वो स्याही किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की। दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रेमिनी कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा क्या होता है? तो दोस्तों ग्रेमिनी कुल का जो पौधा होता है यह मुख्यतः घास वंश का एक बीजपत्री पुष्प वाला पौधा होता है। इसमें मेनली गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, लेमन ग्रास, बांस, ये सारी चीज़ें इस कुल के पौधे में पाई जाती हैं। यानी घास के कुल के जो पौधे होते हैं वो ग्रेमिनी कुल में पाए जाते हैं। तो मक्का, बांस, बाजरा, गन्ना ये सभी ग्रेमिनी कुल में ही आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फिश यानी कि मछली है? इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मछली है वास्तव में? तो वो है गिटार फिश। दोस्तों गिटार फिश एक वास्तव में मछली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हेपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? तो दोस्तों हेपेरिन नामक पदार्थ यकृत बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। दोस्तों हेपेरिन एक स्कंदन रोधी है जो रक्त वाहिका में थक्का बनने से रोकती है, यानी हमारे शरीर के अंदर खून को जमने से रोकती है हेपेरिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत के द्वारा हेपेरिन नामक पदार्थ को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो दोस्तों सफ़ेद रक्त किसका होता है? तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलचट्टा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों टाइफाइड रोग जिसे आंत की बुखार भी कहते हैं, तो यह आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों टाइफाइड टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है जो कि दूषित भोजन करने और जल पीने के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड रोग। अगला प्रश्न है,
आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो दोस्तों रेडियो सक्रिय समूह यह एक्टिनाइड समूह को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्टिनाइड समूह। अगला प्रश्न है, टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है दोस्तों टेट्राइथाइलेट? क्योंकि यह ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा देती है, जिससे इंजन में खटखट की आवाज़ पैदा किए बिना ईंधन कुशलतापूर्वक जल जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी नॉकिंग जो होता है वो नॉकिंग ना हो, इसे बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइलेट का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल में। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधा का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी वजह से तुलसी के पौधे में औषधीय गुण आता है? तो वो है दोस्तों फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के वजह से ही तुलसी में औषधीय गुण आता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है। तो दोस्तों शक्ति का विमीय सूत्र Ml2T⁻³ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था वो प्रारंभ 1991-92 ईस्वी में हुआ था। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो ये भी सही है दोस्तों। राजीव गांधी खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। दोस्तों इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे ऐसे क्षेत्र में दिया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल की लगातार अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा हो। तो ऐसे खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसमें दोनों के दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, माई जर्नी पुस्तक किसकी कृति है? तो दोस्तों माई जर्नी पुस्तक यह APJ अब्दुल कलाम की रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, फाइकस बेगालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों यह बरगद का वैज्ञानिक नाम है, फाइकस बेगालेसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पीपल की बात करें तो दोस्तों पीपल का वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा। क्या है? फिकस रिलीजियोसा। वहीं नीम का वैज्ञानिक नाम है एजाडी रेक्टा इंडिका। क्या है? एजाडी रेक्टा इंडिका। वहीं आम की बात करें तो दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम है मैगिफेरा इंडिका। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। प्रश्न है, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यह अहमदाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद। वहीं बात करें इसरो की तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। कब? 1969 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में बेंगलुरु में है और इसके जनक थे विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।